हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का एमसीक्यू, और एनसीईआरटी का एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार बीपीएससी का एग्जाम देके एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि अब आपको रोड लर्निंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी जो कि एक ऑथेंटिक बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। उसको पढ़ना कैसे है, उसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना। तो एमसीक्यू के सॉल्व के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो, आपको खुद ही फील होगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ में जो न्यूज़पेपर है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, उसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप द हिंदू कभी स्किप कर दे रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे तो आप जाके ज़रूर वहाँ से पढ़ें। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, चाहे इंटरव्यू का, चाहे नेक्स्ट जो बीपीएससी आएगा, यूपीएससी आएगा, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आप ज़रूर उसको पढ़ें, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको। जो भी अभी करंट न्यूज़ चल रहे हैं तो उससे न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन से। और हमने देखा था 13th नंबर क्वेश्चन तक हमने देखा था महाजनपदास के बारे में। महाजनपदास 6th सेंचुरी बीसी में इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और मेनली जो जना जो होते हैं, जो क्लैंस होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं उसको जनपदास कहते हैं। जो उनका सेटल्ड प्लेस होते हैं उसको जनपदास बोलते हैं। और बहुत सारे जब जनपदास मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, महाजनपदास का। और अर्ली पीरियड में, अर्ली एंशिएंट पीरियड था, उस टाइम 16th महाजनपदास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हमने 13 तक देख लिया था। अब देखेंगे 14th नंबर क्वेश्चन तक। इन द महाजनपदास टैक्स ऑन क्रॉप वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था ना जनपदास का, महाजनपदास का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो स्ट्रांग था। वो रेवेन्यू किससे प्राप्त करते थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था उससे अपने रेवेन्यू प्राप्त करते थे। क्योंकि महाजनपदास क्या ही पीरियड था जहाँ से स्टैंडिंग आर्मी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको रेवेन्यू चाहिए राज्यों को चलाने के लिए, बड़े मात्रा में एक्सपेंशन करने के लिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स था रेवेन्यू का वो था टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। तो क्रॉप पे कितने टैक्सेस लगते थे, वो लगते थे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना प्रोडक्शन होता था उसका वो क्रॉप प्रोडक्शन का 1/6 जो लगता था वो टैक्स के रूप में लगता था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में एक बार। इन महाजनपदास टैक्सेस ऑन क्रॉप वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 जो पार्ट था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। एज द किंग इन द महाजनपदा स्टार्टेड हैविंग आर्मीज एंड फोर्टिफाइंग द सिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि जो महाजनपदा जो वो क्या करते थे, अपनी सिटीज को फोर्टिफाई कर दिए थे, एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिए, स्टैंडिंग आर्मी रखना स्टार्ट कर दिए थे। और इन सब चीज़ों के लिए उनको एक कंटिन्यू रेवेन्यू सोर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। और ये रेवेन्यू सोर्स का सबसे अच्छा जो था एग्रीकल्चर, जो एक्सपैंड हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि महाजनपदा की जो उत्पत्ति होती है, जो जनरेशन था, जो डेवलपमेंट होता है, वो मेनली आयरन के जो खोज था उसकी वजह से वो बढ़ गया था। क्योंकि आयरन ने वेपन्स को क्रिएट किया था और वेपन्स बहुत ज़्यादा हेल्प किया था एग्रीकल्चर फील्ड को एक्सपेंड करने में, फॉरेस्ट को कटिंग करने में हेल्प किया था। ठीक है, they started collecting taxes on crops were the most important as most people were farmers. Usually the tax was the 1/6 of the produce, और जिसको कहते थे भागा और शेयर। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, who were the kamakaras in the महाजनपदास पीरियड। मैंने बताया था कि महाजनपदा पीरियड में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्मसूत्रा का फॉर्मेशन किया था। धर्मसूत्रा था, और जो गना और संघा होते थे उसमें जो राजाज होते थे वो असेंबली में आते थे और सारे डिसीजन साथ में लेते थे। दो टाइप की असेंबली होती थी जो महाजनपदास थे, वो दो टाइप का। एक तो मोनार्किकल था जहाँ पे जो डायरेक्ट रूलिंग जो होता था राजा के द्वारा होता था, दूसरा संघा और गनाज के द्वारा होता था। संघा और गनाज में बहुत सारे राजाज होते थे जो साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे बड़े राज्य का। तो ये जो असेंबली होती थी जहाँ पे कोई भी डिस्कशन होता था तो उसमें जो कामाकारास थे और जो वुमेन्स थी उनको अलाउ नहीं किया जाता, जो स्लेव्स थे उनको अलाउ नहीं किया जाता। तो एक्चुअली कामाकारास होते कौन थे, तो कामाकारास जो होते थे वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। कामाकारास लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हुआ करते थे महाजनपदा पीरियड का।
As the production increased by the use of iron plow and paddy started to be grown. पैडी स्टार्ट होना, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है महाजनपदास पीरियड के टाइम से। इसके पहले जो क्या होता था ना, जो ग्रेन्स होते थे उनको ऐसे ही स्प्रेड कर दिया जाता था खेतों में और वो उगता था। लेकिन जैसे ही वेपन्स का खोज, मतलब आयरन का खोज होता है और आयरन का बड़े मात्रा में यूज़ होना स्टार्ट कर दिया जाता है, तब पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लेबर जो होते हैं, वर्क करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इट वॉज हार्ड वर्क एंड जनरली स्लेव मैन वुमेन, जिनको दसज और दासी भी कहते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैड टू डू दिस वर्क। और यही पीपल थे जो असेंबलीज में भाग नहीं लेते थे। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द माइटी सिटीज कॉल्ड महाजनपद was centered on highly efficient agriculture. Which of the following method were responsible for increase in the agriculture production? तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो कैसे इंक्रीज हो जाए, मतलब क्या क्या कारण था उनके इंक्रीज होने का, क्या रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या वैसा चीज़ हुआ जिससे जो महाजनपदास थे उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो इंक्रीज। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन होने लगता था, पैडी का पैडी आपको पता है जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है मेनली, उधर में ही महाजनपदास, बहुत सारे जो महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ था वो इंडो गैंगेटिक में, चाहे वो मगध हो, मगध पटना और गया वाला रीजन, आपका अंग जो भागलपुर वाला रीजन और भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन हो गया। तो ये जितने सारे जो रीजन थे वो मिली इंडो गैंगेटिक जो फर्टाइल रीजन हुआ करते थे। और इसी फर्टाइल रीजन में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इसी फर्टाइल रीजन में पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता था, सीड को ऐसी फील्ड में फेंक दिया जाता था और वो अपने अकॉर्डिंग उग जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या होने लगता है कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन मिलता है। इट लेड टू मोर प्रोडक्शन, द यूज ऑफ फ्लॉस, अभी भी आपको देखने को मिलता होगा कि पैडी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, तो और ये क्या करते हैं, लेड टू मोर प्रोडक्शन, द यूज ऑफ प्लॉसेयर वाज अदर रीजन फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन दोस टाइम, देयर वर नो वेल डेवलप्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्ट ऑफ ब्रिगुच्चा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द महाजनपद, इट इज आइडेंटिकल टू मॉडर्न डे। तो ये जो ब्रिगो कक्षा है ये मॉडर्न नेम इसका क्या है, यही पूछ रहा हमारे इसमें। तो इसका मॉडर्न नेम है बरूच। बरूच जो है इसका मॉडर्न नेम है। कांडला जो है एक पोर्ट है, वो कहाँ पे है, ये है गुजरात में। कांडला गुजरात का पोर्ट है। हल्दिया वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न रीजन का इंपॉर्टेंट पोर्ट है हल्दिया। ठीक है, तो ब्रिगु कक्षा पोर्ट ऑफ महाजनपद इज आइडेंटिकल टू मॉडर्न डे बरूच। मॉडर्न डे जो बरूच है वो कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलता है। ट्रेड इन महाजनपद वाज नॉट लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया। तो ट्रेड जो था वो लिमिटेड एरिया में नहीं था, स्मॉल एरिया में नहीं था, ये काफ़ी फैला हुआ था और यहाँ से जो ट्रेड होते थे वो बाहर भी जाते थे और इसीलिए पोर्ट्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, गुड प्रोड्यूस इन द गंगा वैली वेयर सेंट अक्रॉस द पंजाब टू टक्सिला और अक्रॉस द विंध्या माउंटेन्स टू द पोर्ट ऑफ बरूच, फ्रॉम वेयर इट वेंट टू वेस्टर्न एशिया टू साउथ एशिया और टू साउथ इंडिया। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिशियल शुल्काध्यक्ष इन महाजनपदास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो शुल्काध्यक्ष जो थे महाजनपदास के जो ऑफिशियल्स थे उनका क्या काम होता था, वो क्या काम करते थे। तो जो शुल्काध्यक्ष थे उनका मेन काम था टैक्स को कलेक्ट करना। जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होते थे वो एक स्पेशल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे, शुल्काध्यक्ष कहते थे। ठीक है, और ये महाजनपद के पीरियड में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस शुल्काध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और द टोल टैक्सेस इन द टाइम ऑफ महाजनपद वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स नोन एज सॉल्कीका। तो टोल टैक्स जो होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, उसको सॉल्कीका और शुल्काध्यक्ष भी बोलते हैं। आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस। तो आर्टिजन्स और ट्रेडर्स जो होते थे उनको भी पे करना पड़ता था टैक्सेस को। आर्टिजन्स वर मेड टू वर्क फॉर अ डे इन अ मंथ फॉर द किंग एंड द ट्रेडर्स हैड टू पे कस्टम्स ऑन द सेल ऑफ देयर कमोडिटीज। तो जो आर्टिजन्स क्या करते थे, आर्टिजन्स वो पे कैसे करते थे टैक्सेस, तो उनको एक दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए, जबकि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो कस्टम, अभी भी आपको पता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी पे किया जाता है। तो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स होते थे वो कस्टम्स पे करते थे किसको,
किंग्स को। ठीक है, 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म निष्का एंड सतमना रेफर्ड इन टेक्स्ट राइटिंग ड्यूरिंग महाजनपदास आर डिनोटेड। तो जो निष्का और सतमना था वो किस चीज़ को डिनोट करता है महाजनपदास एरा के टाइम पे? तो वो डिनोट करता है कोइंस को। निष्का और सतमना जो थे वो कोइंस को डिनोट करते थे। ठीक है, referred in the text written during the Mahajanpada are denoted coin. In the age of Mahajanpada, trade was facilitated by the use of money. तो ट्रेड को फैसिलिटेट किससे किया गया था? मनी का यूज बढ़ गया था। जो पंचमार्क, पहले सबसे पहले पंचमार्क, जो सिल्वर का पंचमार्क कॉइन था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आपको पता है कि जो कुशानास इंडो ग्रीक थे उन्होंने सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स था उन्होंने स्टार्ट किया था। प्योर गोल्ड कॉइन था जो वो कुशाना ने स्टार्ट किया था, और सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स जो स्टार्ट किया गया था वो गुप्तास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लीड कॉइन जो था वो सतवनास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन ऑफ इंडिया वेयर, तो अर्लीस्ट कॉइन कौन थे इंडिया के? तो वो थे सिल्वर। सिल्वर का जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे जिसको आहत भी कहते हैं। ठीक है, आहत और पंचमार्क कॉइन कहते थे, वो किसके बने होते थे? सिल्वर के बने होते थे। ठीक है, द मार्क ऑन दिस कॉइन्स वर मेड ऑफ स्टैम्प, और इसमें एक स्टैम्प लगाया जाता था। इस कॉइन्स पे स्टैम्प लगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि पंचमार्क जो कॉइन्स होता था वो कैसा होता था। उसी को आहत भी कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर बोथ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और इस जो कॉइन था उसका यूज शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस में दोनों में ही किया जाता था। 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन महाजनपदास एरा। तो हमें कॉइनेज सिस्टम के बारे में बताना है महाजनपदास पीरियड के टाइम पे कि कौन सा सही है। तो गोल्ड कॉइन्स वर वाइडली यूज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड है द अर्लीस्ट कॉइन वर लार्जली मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। नहीं, गोल्ड कॉइन लार्जली यूज नहीं किया जाता, वाइडली यूज नहीं किया जाता था ट्रेड और कॉमर्स में। ठीक है, गोल्ड मैंने जैसे बताया सबसे पहले इंडो ग्रीक ने स्टार्ट किया था गोल्ड कॉइन को यूज करना। उसके बाद कुशानास जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया। प्योर गोल्ड कॉइन उन्होंने स्टार्ट किया, एक्चुअली प्योर गोल्ड कॉइन। उसके बाद जो गुप्ता होते वो सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो कॉइन्स होता है वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लीड कॉइन स्टार्ट किया जाता है सतवनास के द्वारा। तो यहाँ पे जो है गोल्ड कॉइन्स को वाइडली यूज नहीं किया जाता था ट्रेड और कॉमर्स में। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाता है इनकरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही होता था अर्लीस्ट कॉइन वर लार्जली मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। तो जो अर्लीस्ट कॉइन्स थे वो मेनली किसके बने होते थे? सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। तो ड्यूरिंग द 6th century BC द सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया सॉ द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही पिछले क्लास में ही बताया था कि सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है 6th century BC, मतलब महाजनपदास का उदय ही सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है, इमरजेंस होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का महाजनपदास के उदय के साथ ही। और ये कब होता है? 6th century BC में। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में मेनली ये देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? ये जो एरा होता है वो लीड करता है डिमांड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज ऑन द वाइड स्केल। फॉर दिस पंचमार्क कॉइन को इशू किया जाता है। पंचमार्क कॉइन जो होता है वो सिल्वर का बना रहता है, स्टैम्प उसमें लगाया हुआ रहता है, इसको आहत भी कहते हैं। दे वेर मोस्टली मेड ऑफ सिल्वर, दो कॉपर कॉइन्स वेर ऑल्सो इन सर्कुलेशन। तो जो कॉइन्स होते थे पंचमार्क वो मेनली सिल्वर के बने होते थे, लेकिन कॉपर का कॉइन भी सर्कुलेशन में आता था। और पंच मार्क किए जाते थे, जैसे कि बुल्स का पिक्चर होता था, एलिफेंट्स का होता था, ट्रीज का होता था, हिल्स का होता था। और पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। गोल्ड कॉइन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1st century AD बाय द कुशानास रूलर। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के साथ यूज होता है, उसके बाद कुशानास जो है वो प्योर कॉइन्स को स्टार्ट करते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द महाजनपदास एरा। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग महाजनपदास एरा के टाइम पे सही है। तो पहला है सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना है हमें। ठीक, राइस वाज स्टेपल सीरियल प्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो राइस तो आपको पता है कि अभी भी स्टेपल वहाँ का सीरियल्स है। ठीक है, मच्छी भात फेमस है ईस्टर्न इंडिया का। ठीक है, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में राइस अभी भी स्टेपल सीरियल है, और उस टाइम पे भी स्टेपल सीरियल हुआ करता था।
सेकेंड क्वेश्चन है ऑल द विलेज लैंड वॉज ओन्ड बाय द किंग हु अलॉटेड टू द फैमिली फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। नहीं, ये गलत है। फार्मर्स ऑल्सो कल्टिवेटेड कॉटन विच वॉज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स। सबसे पहले जो कॉटन का जो यूज होता है जिसको सिंडन कहा गया है, किस में? आईवीसी में। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो कॉटन का यूज होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? आईवीसी, इंडस वैली सिल्क, जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन होता है उसमें। और उसमें कॉटन को कहा गया है सिंडॉन, सिंडॉन के नाम से कहा गया है। ठीक है, तो हाँ, फार्मर्स जो होते थे वो कल्टिवेट करते थे कॉटन को, जो कि यूज किया जाता था किसको? क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। तो रिगार्डिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग महाजनपद एरा as the land were owned by people but were divided into cultivable plots और allotted family wise। ठीक है, तो जो लैंड्स होता था वो डिवाइड होता था कल्टिवेटेड प्लॉट्स में और फैमिली वाइज उसको अलॉट किया जाता था। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। द अर्लीस्ट कॉइन्स मेड ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास वेर कॉल्ड पंचमार्क्ड कॉइन्स। The piece of metals used in the introducing this type of coins were punched with the certain marks such as hills, trees, face, bulls, etc. हाँ, तो अर्लीस्ट जो कॉइन्स होते थे मैंने कई बार बता दिया, वो पंचमार्क कॉइन्स होते थे जिनको आहत भी कहते थे। मेनली वो सिल्वर के बने होते थे और कोई कोई जो कॉइन्स होता था वो कॉपर का भी बना होता था। और उनको पंचमार्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके ऊपर पंच किया जाता था, स्टेपल किया जाता था हिल्स, ट्रीज, फिश और बुल्स के जो पिक्चर्स होते थे उसके द्वारा सेंटेड मार्क्स दिया जाता था। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। अर्लीस्ट कॉइन्स वैसे ही सेम एग्जाम एक्सप्लेनेशन भी है कि उसको कहा जाता था पंचमार्क बिकॉज पीसेस ऑफ दिस मेटल्स वेर पंच्ड विथ सर्टेन मार्क्स। ठीक है, दे आर यूजली फाउंड टू बी मेड ऑफ सिल्वर, लेकिन कुछ होते थे कॉपर के भी बने होते थे। और फर्स्ट स्टार्ट टू अपीयर अराउंड 6th century BC, 6th century BC यानी जो महाजनपदास का पीरियड स्टार्ट होता है वहां से। ठीक है, 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदास वेयर बेस्ड ऑन। तो सिविल और क्रिमिनल लॉ जो होता था वो किस पे बेस्ड होता था? तो वो बेस्ड होता था आपके वर्ना सिस्टम पे। वर्ना सिस्टम आपको पता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड रीजन टाइम था, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है? वर्ना एज ए टर्म इंट्रोड्यूस होता है। वर्ण जो था उस टाइम पे वो कास्ट बेस्ड नहीं था, वो आपके वर्क बेस्ड था। कि आप कौन सा हो सकता था कि एक ही घर की जो फैमिली है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ का काम कर रहा है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई कॉपर स्मिथ है, तो इस तरीके से अपना जो काम करते थे एक ही फैमिली के 10 लोग करते थे और इसी नाम पे वर्ना सिस्टम था। लेकिन बाद में वो लेटर वैदिक पीरियड में यही वर्ना सिस्टम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कास्ट बेस्ड हो जाता है, इसको जाति आधारित बना दिया जाता है। ठीक है, तो महाजनपदास के पीरियड के टाइम पे जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हुआ करते थे वो किस चीज़ पे बेस्ड हुआ करते थे? तो वो होते थे वर्ना डिवीजन के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि जो धर्मसूत्र था वो क्या था? ब्राह्मणों के द्वारा कंपोज किया गया था, लॉज रूल्स कंपोज किया गया था और उसी में सारे वर्णास का ड्यूटीज भी दिया गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। ठीक है, तो the higher the word, purer it and was higher was the order of moral conduct expected by the civil or criminal law। तो ऐसा माना जाता था कि जो हायर वर्ण है वो उनका जो ऑर्डर मोरल कंडक्ट है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस डिलीवरी ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदा पीरियड। तो कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है जस्टिस डिलीवरी का महाजनपदास के पीरियड में? तो इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय द रॉयल एजेंट्स। हार्श पनिशमेंट सच एज स्कॉर्चिंग, beheading वेयर प्रैक्टिस। पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस वाज द गवर्न बाय द आइडिया ऑफ रिवेंज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि ये सारे ही मैकेनिज्म यूज किए जाते थे पनिशमेंट देने के लिए महाजनपदास के पीरियड में। ठीक है, तो क्या क्या एडमिनिस्टर किया जाता था रॉयल एजेंट्स के द्वारा। हार्श पनिशमेंट दिया जाता था जैसे कि स्कॉर्चिंग, beheading प्रैक्टिस किया जाता था। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंस गवर्न किया जाता था बाय द आइडिया ऑफ रिवेंज। रिवेंज के आइडिया पे प्रिंसिपल ऑफ जो क्रिमिनल ऑफेंस था वो गवर्न करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपदास एज।
तो हमें बताना है कि स्टेट ऑफ सोसाइटी कैसी थी महाजनपदास के एज में। नॉन वैदिक जो ट्राइबल पीपल वेर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इनटू द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। Sudras were deprived of the religious and legal rights and relegated to lowest position in the society. Peasants were categorized as Sudras. तो peasants जो थे वो Sudras नहीं हुआ करते थे। peasants जो थे वो बिलोंग करते थे वैश्य से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में जो शूद्रास का जो पोजीशन था वो लोवेस्ट पोजीशन था सोसाइटी में। ठीक है, उनकी जो राइट्स थी वो काफ़ी लोवेस्ट थी। उनको डिप्राइव किया जाता था रिलीजियस एक्टिविटीज से। जबकि जो पीजेंट्स होते थे वो बिलोंग करते थे किससे? वो वैश्यास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ट्रेडर्स भी वैश्यास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये मेन सोर्स होते थे किसके? आपके ये जो टैक्सेस के। टैक्सेस का जो मेन सोर्स हुआ कौन करता था? एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, जो 1/6 पार्ट हुआ करता था। और नॉन वैदिक ट्राइबल पीपल ग्रेजुअली जो होते वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें? ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। ऑल द ब्राह्मणिकल लॉ book took into account the social status of different varnas in framing laws. They did not ignore the customs of the non-Vedic tribal group, which gradually absorbed into the Brahminical social order, which went on expanding as a result of conquest. ठीक है, सो जबकि जो शूद्रा जो करते थे उनको लोवेस्ट पोजीशन दिया जाता था वर्ना सोशल ऑर्डर में, और उनको डिप्राइव किया जाता था रिलीजियस और लीगल राइट से। उनका जो पोजीशन हुआ करता था वो सोसाइटी में लोअर हुआ करता था। जबकि जो पीजेंट्स होते थे उनको कैटेगराइज किया जाता था वैश्यास में, वो शूद्रास नहीं हुआ करते थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आज हमारा महाजनपदास कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और फिर से अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर जाके महाजनपदास का जो चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़ेंगे, फिर आपको ये याद हो जाएगा, कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने बहुत हद तक कोशिश की थी कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।